हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव के अंतर्गत हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ा वह था ब्रिटिश लैंड पॉलिसी, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था का मैंने आप लोगों से चर्चा किया। आज मैं जो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है आधुनिक उद्योगों का विकास। मैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं आज? आधुनिक उद्योग का विकास। आज टॉपिक है आपका आधुनिक उद्योग का विकास। यह हम लोग आज पढ़ेंगे। एक हिस्टोरियन है आरसी दत्त। उनका नाम क्या है? आरसी दत्त। उन्होंने एक किताब लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सा किताब लिखा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने यह कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी का यह कहना है, यह रिकमेंडेशन करता है कि भारतीय उद्योग को अब प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उसकी जगह पर ब्रिटिश व्यवसाय के ब्रिटिश कंपनियों के हितों को तरजीह दिया जाए। यह 1812 में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी का रिकमेंडेशन था। और 1813 के एडी में जो है ब्रिटिश ने मुक्त व्यापार की नीति को जो है मुक्त व्यापार की नीति का प्रस्ताव पारित किया या अधिनियम पारित किया, और साफ साफ शब्दों में कहा गया कि अब भारत से अच्छे और कच्चे माल ब्रिटेन के कल कारखानों के लिए सुरक्षित रखा जाए, पहुंचाया जाए, और वहां से निर्मित वस्तु को भारत के बाजार में पहुंचा दिया जाए। यह 1813 में जो है मुक्त व्यापार की नीति का जो एक स्पष्ट उद्देश्य था, घोषित उद्देश्य यही था। देखिए, आधुनिक उद्योगों का जो विकास हुआ भारत में ब्रिटिश काल में सीमित विकास हुआ, और यह वैसे उद्योगों में विकास किया गया जहां जो है भारतीय उद्योगों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसने सबसे पहले वस्त्र उद्योग को सीमेंट पर तरजीह दिया या बागवानी उद्योग को तरजीह दिया। तो ये सब जो उद्योग होते हैं ये औद्योगिक क्रांति नहीं ला सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के लिए भारी कल कारखाना या भारी उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, और यह काम ब्रिटिश ने नहीं किया। तो उनका साफ साफ उद्देश्य था कि वो भारत में औद्योगिकरण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि औद्योगिकरण के लिए भारी उद्योग के कल कारखाने स्थापित किए जाते हैं, न कि वस्त्र उद्योग और बागवानी उद्योग। यह क्लियर आप समझ लीजिए। जो आधुनिक उद्योग का विकास है वह जो ब्रिटिश के विऔद्योगिकरण की नीति से जुड़ा हुआ है, विऔद्योगिकीकरण की नीति से। विऔद्योगिकरण क्या अंग्रेजी में कहते हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में औद्योगिक जो उद्योग है उसको समाप्त करो और उसके जगह पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना करो। तो कैसे उद्योगों का नाश किया जाए? तो भारत का जो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग है या कुटीर उद्योग है उसको समाप्त किया जाए, और भारत में उद्योगीकरण किया जाए, आधुनिक कल कारखाना स्थापित किया जाए, लेकिन वह एक तरह से सीमित था। और इन सब कारणों से भारत की एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, कृषि पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। देखिए, एक चीज जान लीजिए, भारत की जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी अंग्रेज के आने से पहले तक, वह कृषि और हस्तशिल्प या कुटीर उद्योग के संतुलन पर निर्भर था। दोनों एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं थे, दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, और दोनों एक दूसरे को बाजार प्रदान करते थे, सुविधा प्रदान करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? जानबूझकर भारत के हस्तशिल्प उद्योगों को विनाश कर दिया, और चूंकि यूरोप में या इंग्लैंड में काफी डिमांड था, तो उन वस्तुओं पर काफी भारी आयात कर लगाया। जैसे कि सूती वस्त्र पर 67.5% इसने आयात कर लगा दिया। सूती वस्त्र पर कितना आयात कर लगा दिया? 67.5% आयात कर लगा दिया।
मलमल पर 37.5% जो है आयात कर लगाया और 400% आयात कर लगा दिया चीनी पर। अब समझिए कि ये वस्तु भारत से जब इंग्लैंड के बाजार में पहुंचती होगी तो इसकी कीमत क्या होती होगी। तो साफ साफ ये सब का घोषित उद्देश्य यही था कि भारतीय वस्तुओं को हतोत्साहित कर दिया जाए, भारतीय वस्तुओं को हतोत्साहित कर दिया जाए और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारत का एक बाजार बना दिया जाए। जैसे भारत में बर्तन जो है तांबा का बर्तन प्रयोग होता था। अब तांबा के बर्तन से इसका स्वास्थ्य का भी प्रभाव था, कुटीर उद्योग भी था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एल्युमिनियम का बर्तन ला दिया उसके बदले में। कितना, उसके बाद तलवार उद्योग, भारत का बहुत ही प्रसिद्ध तलवार उद्योग था, उसको नाश कर दिया। जहाजरानी उद्योग समाप्त कर दिया। सूती वस्त्र उद्योग को इसने विनाश कर दिया। कार्ल मार्क्स ने तो यहां तक कहा कि भारत में जो करघा का एक करघा और तसर जो सूती वस्त्र बनाने के लिए जरूरी सामान होते हैं, जरूरी यंत्र होते हैं, उसको विनाश कर दिया और भारत को जो सूती वस्त्र का निर्यातक था उसको आयातक बना दिया और यह काम अंग्रेज घुसपैठिया ने ही किया। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना। और कार्ल मार्क्स ने तो यहां तक कर दिया कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में है वो घिनौनी है। यह साफ साफ शब्दों में मार्क्स का स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देखिएगा, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया इस समय, और इस न्याय व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य था, जैसे कि आईपीसी था, सीपीसी था। आईपीसी का अर्थ हो गया इंडियन पिनल कोड और सीपीसी का सिविल प्रोसीड्योर कोड। तो इन दोनों में सुधार किया गया और सिर्फ इसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो है ब्रिटिश हितों के लिए औद्योगिकरण किया जाए। शिक्षा नीति में भी सुधार किया गया और पाश्चात्य शिक्षा दिया गया ताकि एक ऐसे लोग पैदा हो सके जो कि देखने में तो भारतीय हो लेकिन वह पसंद में ब्रिटिश हो। तो ये सब जो है इस समय जानबूझकर किया गया। तो यही है आधुनिक औद्योगिकरण का। अब हम देखते हैं कि भारत में कुछ उद्योगों का विकास हुआ। उन सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। भारत में अंग्रेज जब आए तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का, मैंने कहा कि औद्योगिकरण की पहली शर्त होता भारी उद्योगों की स्थापना करना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि नहीं, सबसे पहले ऐसे जगह जो है कंपनी स्थापना को प्रश्रय दिया जहां पर भारतीय जो है एक अपने आप में उसमें काफी कुशल थे, लेकिन उसको डैमेज करने के लिए उन्होंने फैक्ट्री खोला सूती वस्त्र का। और 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर जो कलकत्ता में है, पहला सूती फैक्ट्री खोला गया था, सूती वस्त्र फैक्ट्री खोला गया था, जो कि बंद हो गया। आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है कि भारत में पहला सूती फैक्ट्री कहाँ खोला गया था, तो कलकत्ता ही आंसर होगा। वो 1818 में ही खोला गया था। अलग बात है कि वो बंद हो गया। जो सबसे पहला फैक्ट्री सूती वस्त्र जो है वो 1854 में बंबई में खोला गया और इसको खोलने वाले थे कावसजी डाबर भाई। कावसजी डाबर भाई ने पहला सूती वस्त्र का फैक्ट्री खोला बंबई में, कावसजी डाबर भाई ने। 1855 में जूट मिल खोला गया कलकत्ता में, कलकत्ता के रिसरा में। ये पहला फैक्ट्री था। जूट के साथ मैं एक चीज और बता देता हूं कि एक बिरला थे, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति थे। 1918 में इन्होंने क्या किया कि 1919 में बिरला जूट कंपनी का स्थापना किया। बिरला जूट कंपनी का स्थापना कलकत्ता में किया और बाद में 1940 के बाद बहुत सारे जूट या पटसन जो अंग्रेज उद्योगपति के थे, घनश्याम दास बिरला ने खरीदा था। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जूट फैक्ट्री 1855 में खोला गया रिसरा में, कलकत्ता में। और जूट फैक्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले भारतीय उद्योगपति थे जो बिरला ग्रुप के थे, बिरला परिवार के थे। वो 1919 में बिरला जूट कंपनी का स्थापना किए थे कलकत्ता में। और इन्हीं के एक थे घनश्याम दास बिरला, जो 1940 के बाद कलकत्ता के जो अंग्रेज व्यवसायी थे, उद्योगपति थे, उनकी जो जूट फैक्ट्रियां था उनको खरीदे थे। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं
1830 में ही एक चीज और याद रखिएगा, भारत में इस्पात का फैक्ट्री खुल चुका था, और यह खुला था आपको अर्काट में। अर्काट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और इसको खोलने वाले थे एक अंग्रेज थे, उनका नाम था जोशुआ मार्शल हिट। लेकिन यह कोई ऐसा नहीं खोला गया था कि जो काफी इससे इस्पात उत्पादन हो, तो और इसका लक्ष्य अंग्रेजों के नीति के समर्थन में ही था। तो कोई सा यहाँ पर यह नहीं था, इंटरेस्ट था कि भारतीय इस्पात उद्योग को प्रश्रय दिया जाए। 1855 में यह खोल दिया गया। उसके बाद है आपका 1853। 1853 में पहली जो रेलगाड़ी चली, वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और बंबई से थाने जो है पहली रेलगाड़ी चली थी। बंबई से थाने पहली रेलगाड़ी चली थी। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बताता हूं। पहली जो रेलगाड़ी चली वो चली थी बंबई से थाने। कब चला था? 1853 में। दूसरी रेलगाड़ी चली थी कलकत्ता से रानीगंज। ये कब चला था? 1854 में, एक साल के बाद। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। देखिए, भारत में रेलवे लाइन का सबसे पहला विचार 1831 में ही आ गया था, और मद्रास में ही सबसे पहली बार जो है रेल इंजन दौड़ाया गया, लेकिन घोड़ा के सहयोग से। इंजन को घोड़ा के सहयोग से दौड़ाया गया। और भारत में रेल पटरी पर सबसे ज्यादा जो काम करने वाले हैं, उनका नाम है रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीवेंसन। इन्होंने भारतीय रेलवे पटरी उद्योग पर सबसे ज्यादा काम किया। भारत में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का पटरी का निर्माण हुआ तो लॉर्ड कर्जन जब भारत के गवर्नर जनरल थे, जब वायसराय थे, तो सबसे ज्यादा भारत में पटरी का इन्होंने ही गठन किया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जो है एक रेलवे आयोग का गठन किया रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। इसमें दो भारतीय थे, उसमें एक थे गुरदास बनर्जी और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। 1908 में रेलवे को एक स्वायत्त संस्था के रूप में बदल दिया गया। 1924 में एक वर्थ आयोग का गठन किया गया। एक वर्थ आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग ने कहा कि भारत में रेलवे बजट को आम बजट से अलग अलग कर दिया जाए। तो एक वर्थ आयोग की सिफारिश पर ही 1924 में जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन जब मोदी सरकार आया तो 2016 में मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, अब रेलवे बजट जो है आम बजट के साथ ही आएगा। तो पहली बार 1 फरवरी 2017 को जो है रेलवे बजट और आम बजट अब साथ साथ आने लगा। 1 फरवरी 2017 से रेलवे बजट और आम बजट अब साथ साथ आने लगा, जो कि 1924 में एक वर्ष आयोग ने रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया था। मार्क्स ने कहा था कि रेलवे जो है भारत में औद्योगिक क्रांति लाएगा और आधुनिकीकरण का अग्रदूत होगा, औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत होगा। लेकिन यह वैसा कोई काम रेलवे नहीं कर सका। रेलवे जो है मूलतः जो है भारत से कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तु का आयातक के परिवहन की भूमिका निभाया। और दूसरा चीज ये कि रेलवे निर्माण में 350 करोड़ रुपया लगा था, और इसमें जो पैसा इन्वेस्टर थे उनको 5% का ब्याज मिलता था, और उस समय इंग्लैंड में जो ब्याज मिलता था वो 3% मिलता था। तो आप समझिए कि लोग इंग्लैंड में बैंक में पैसा रखना पसंद करेंगे, या वहां के पूंजीपति भारतीय रेलवे में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। रेलवे उद्योग ने क्या किया, भारत के जो लोहा गलाने का उद्योग, परंपरागत उद्योग था, उसको समाप्त कर दिया। क्योंकि रेलवे का जो भी काम था, मतलब छोटा से यंत्र भी हो या बड़ा यंत्र हो, वो सब इंग्लैंड से पानी के जहाज से ही आता था। इसलिए भारतीय रेलवे उद्योग से ब्रिटिश उद्योगपतियों को फायदा हुआ या ब्रिटिश कल कारखानों को फायदा हुआ। भारतीयों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और इसमें जो परिवहन नीति भी थी वह इस प्रकार से बना के रखी गई थी कि सामान ढोने के लिए उस पर जो है वो सामान ढोने के लिए अनुकूल था, यात्री के लिए वो ज्यादा सस्ता नहीं था। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ।
1906 में बैंक ऑफ इंडिया का गठन। हाँ, 1853 में प्रथम टेलीग्राफ लाइन शुरू किया गया और वह कलकत्ता से आगरा के लिए था। ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रथम बार 1853 में 1853 में डाक तार जो डाक मतलब पोस्ट चिट्ठी का जो है उस पर डाक टिकट लगाने की परंपरा शुरू किया, जो है 2 पैसे का होता था, जो 2 पैसे का होता था उस समय कीमत था। मतलब आपको कहीं भी भारत में टिकट लेटर भेजना है तो उस पर 2 पैसे का डाक टिकट लगा दीजिए। उसको अधन्नी कहा जाता था, अधन्नी 2 पैसे का होता था। तो वो आप टिकट लगा दीजिए, वो पूरे भारत में आपको लेटर पहुंचा देगा। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सा काम किया और भारत में आप कह सकते हैं कि 1839 के बाद और 1850 तक जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कलकत्ता से दिल्ली तक जाती है, पेशावर तक जाती है, मतलब पेशावर से सुनार गांव तक जाती है, इस रोड का मरम्मत का काम किया गया। क्योंकि भारत में पहले जो परिवहन का साधन था वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि या तो रेल तांगा था या बैलगाड़ी था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सड़क जीटी रोड जो कलकत्ता से दिल्ली तक जाती है उसको ठीक किया और 1839 से 1850 तक ये काम हुआ। लेकिन रेलवे से अंग्रेजों की औद्योगिक नीति का जो इंटरेस्ट था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो उसको उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया। तो ये सब है। 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ जमशेदपुर में। टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ और 1911 में प्रोडक्शन शुरू हो गया। 1907 में ही इंडियन बैंक की स्थापना हुई। 1907 में ही इंडियन बैंक की स्थापना हुई। भारत में अगर बैंकिंग का कॉन्सेप्ट देखिएगा तो सीमित उत्तरदायित्व वाला पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक था और 1884 में जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई और इसके निदेशक पद पर लाला लाजपत राय भी थे। और लाला लाजपत राय ने काफी भारतीय उद्योगपतियों को पंजाब नेशनल बैंक से उद्योग की स्थापना के लिए पैसा दिया। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानडे। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का आवाज उठाने वाले कोई पहले व्यक्ति थे तो वो थे महादेव गोविंद रानडे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि 1870 में बंबई में जो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने मिलकर साबुन का फैक्ट्री खोला था। साबुन का फैक्ट्री 1870 में फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने मिलकर बंबई में साबुन का फैक्ट्री खोला था। इससे भारतीय उद्योगपतियों को काफी प्रोत्साहन मिला था। तो ये सब हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश काल में ये सब हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज ये बता देता हूं कि ब्रिटिश काल में जो उद्योग का विकास हुआ वह 1850 के बाद ही हुआ। 1850 के बाद हुआ और 1850 के बाद अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश उद्योगों का जो विकास हुआ भारत में वो 2 जगह हुआ, बागवानी उद्योग और कारखाना उद्योग। बागवानी उद्योग में आइएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे चाय हुआ, पटसन हुआ, नील हुआ। चाय की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री 1839 में स्थापना किया गया था आसाम में। और एक नजला जगह है आसाम में, वहीं पर जो है पहला चाय फैक्ट्री खोला गया था। आसाम टी कंपनी उसका नाम है। वह आज भी है भारत की सबसे पुरानी टी कंपनी आसाम टी कंपनी ही है, जो अंग्रेजों ने खोला था। और यह खोला था इंग्लैंड में, 5 लाख रुपया पूंजी लगा था, लेकिन इसका मुख्यालय आसाम के नजला में था। 1839 में पहली चाय फैक्ट्री आसाम में नजला में खोला गया था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला इंटरेस्ट जो लिया वह बागवानी उद्योग में लिया, जैसे चाय, पटसन, नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। और 1875 के बाद ही वो कारखाना उद्योग में आया था। और कारखाना उद्योग में भी आया तो वह सूती वस्त्र पर इंटरेस्ट लिया, चमड़ा वस्त्र पर इंटरेस्ट लिया, सीमेंट पर इंटरेस्ट लिया। सीमेंट की जो पहली फैक्ट्री खुली है 1914 में खुला है पोरबंदर में। सीमेंट की पहली फैक्ट्री कब खुली है? 1914 में पोरबंदर में खुला था। उसके बाद कटनी में खुला और बूंदी में खुला। 3 फैक्ट्री इसका जो है खुला था। 1914 में सबसे पहली फैक्ट्री सीमेंट का पोरबंदर में खुला, फिर कटनी में खुला, फिर बूंदी में खुला। यह है कागज उद्योग।
कागज उद्योग की पहली फैक्ट्री 1879 में लखनऊ में खुला था, 1882 में टीटागढ़ में खुला था, 1885 में आपको पुणे में खुला था, और 1889 में कागज की फैक्ट्री रानीगंज में खुला था। तो ये सब जो है कुछ फैक्ट्री जो स्थापित हुआ है उसके बारे में आपको सूचना है। बैंक में मैंने बता ही दिया है कि 1861 में अवध कमर्शियल बैंक सीमित उत्तरदायित्व का वाला पहला बैंक है, और भारत का पहला जो है सही अर्थों में बैंक जो है, आधुनिक अर्थों में बैंक है, वो पीएनबी ही है, 1884 में खुला था। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न प्राय आते हैं। देखिए, भारत अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हो, लेकिन वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब अंग्रेज विवश हो गए, तो 1916 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उन्होंने जो है थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में प्रथम औद्योगिक आयोग का गठन किया था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो फिर अंग्रेज जो है भारत में औद्योगिकरण में कोई रुचि नहीं लिए। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1945 में, तो फिर से अंग्रेज जो है भारत में क्या किए कि करेंसी का नोट ब्रिटिश आवश्यकता की पूर्ति के लिए, युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में करेंसी नोट छापना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि मुद्रास्फीति भारत में काफ़ी बढ़ गई, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई काफ़ी इस सबसे बढ़ गया। तो अंग्रेज का इंटरेस्ट कभी भी नहीं था कि भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हो। वह भारत में ऐसे उद्योगों में इन्वेस्ट किए जो भारत के औद्योगिकरण के लिए आवश्यक नहीं थे, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग लिया है ना, बागवानी उद्योग लिया, भारी कल कारखानों की उन्होंने स्थापना नहीं की। तो ये सबसे लगता है कि उनका इंटरेस्ट जो था भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं करना था। अगर बाद में उन्हें 20वीं शताब्दी में उन्होंने कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना की भी, तो वह ब्रिटिश पूंजी शोषण का दायरा बढ़ाने के लिए किया, और लोगों को शोषण करे उस उद्देश्य से किया कल कारखानों की स्थापना। जैसे कि कुछ जगह उन्होंने दिया भी, तो और क्या था कि ब्रिटिश पूंजी आई तो शोषण तंत्र भी बढ़ा। तो यही आपका भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, और इसी के अंतर्गत आपका सारा क्वेश्चन जो है जो भी है वह सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको आधुनिक उद्योगों के विकास में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से प्रस्तुत आपके सामने होंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति का। धन्यवाद।